हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके ही चैनल अमित एलएलबी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जमानत और बंद पत्र मतलब बेल और बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। ये हमारे सीआरपीसी के 436 से 450 के अंतर्गत आता है सेक्शन, और जिसमें हमको जो इम्पोर्टेंट धाराएं पढ़नी है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो सीआरपीसी का 436 सेक्शन 436 क्या कहता है कि किन मामलों में जमानत ली जाएगी। ठीक है, तो जब कोई अजमानती अपराध, जब किसी व्यक्ति ने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और उसको पुलिस अगर वारंट के बिना अगर उसको पुलिस गिरफ्तार करती है और वो किसी भार साधक अधिकारी के अंडर में है, उसके पास है, तो वह व्यक्ति कैसे जमानत ले सकता है। तो जब उसको न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा और सारी कार्यवाहियों के अनुसार उस प्रक्रम में देखा जाएगा, अगर वो जमानत देने के लिए तैयार है, मतलब उसका कोई सगा संबंधी जो उसको जमानत देने के लिए तैयार है, तो वो जमानत ले सकता है, जिसके लिए न्यायालय उसको एक बॉन्ड ऑर्डर को साइन करवाएगी, जिसमें कुछ पैसे की वैल्यू, पैसे लिखे रहते हैं, जिसको उसको भर के उसको जमानत मिल सकती है। तो न्यायालय का समक्ष जब हाजिर किया जाएगा और उसका कोई सगा संबंधी उसके लिए जमानत लेना चाहता है कि हाँ भाई हम इनकी जमानत लेना चाहते हैं, तो न्यायालय उससे एक बॉन्ड ऑर्डर भरवाएगा। ठीक, अब अगर इसमें हम बात करें सेक्शन 437 की, तो व्हेन बेल मे बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल मतलब गैर जमानती अपराध। अब गैर जमानती अपराध मतलब जब कोई व्यक्ति जिस पर अजमानती अपराध का अभियोग चल रहा है और जिस पर यह संदेह है कि उसने अजमानती अपराध मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो पुलिस का जो अधिकारी होगा वो उसको वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। जब उसको उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय में उसको समक्ष हाजिर किया जाएगा तो वो जमानत पर छोड़ा जा सकता है। लेकिन यदि वो विश्वास करे, अगर न्यायालय ये विश्वास करे कि ऐसा व्यक्ति जिसे मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी है, तो वो इस प्रकार से छोड़ा जा सकता है। यदि ऐसा कोई अपराध अगर संज्ञेय अपराध है जिसकी मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की उसको सजा अगर मिली है और पहले वो दोष सिद्ध किया गया है, तो इस प्रकार के अपराध के लिए उसको नहीं छोड़ा जाएगा। अगर जिसको मृत्यु आजीवन कारावास मिला है तो इस प्रकार के अपराध के लिए उसको नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो छोड़ा कब जाएगा? अगर कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस है जिसमें उसको जमानत नहीं मिल सकती, तो जमानत मिलेगी कैसे? अब ये डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन के ऊपर कि अगर जिस व्यक्ति को 7 साल या आजीवन कारावास या मृत्यु की सजा उसको सुनाई गई है, अगर वो 3 साल से अधिक की सजा अगर वो काट चुका है और न्यायालय देखता है कि जेल में उसका आचरण कैसा था, तो उसको कुछ अवधि के लिए उसको जमानत दी जा सकती है, जो कि हमारा पेरोल के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है जिसमें जमानत नहीं मिलती, अगर वो व्यक्ति जिसको मृत्यु की सजा, आजीवन कारावास की सजा मिली है और वो 3 साल से अधिक की अगर सजा काट चुका है, तो उसको जमानत उसी शर्त में मिल सकती है जब न्यायालय उसके आचरण को देखेगी कि उसका जेल में उसका आचरण कैसा था, उसकी प्रकृति, उसका नेचर कैसा हो गया है। हाँ, अब इसको समाज में छोड़ा जा सकता है जिससे समाज को कोई खतरा ना हो, तो उसको न्यायालय के परामर्श के अनुसार उसको बेल मिल सकती है एक बॉन्ड ऑर्डर भरवाने के बाद। ठीक है, ये न्यायालय के विचार विमर्श पर, उसके निर्णय पर, उसके विवेक पर यह निर्भर करता है। ठीक, अब अगर इसमें हम बात करें सीआरपीसी के सेक्शन 438 की, तो सीआरपीसी का सेक्शन 438 क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को यह संदेह हो,
अगर किसी व्यक्ति को यह संदेह हो कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है तो वो अपनी जमानत कैसे ले सकता है। इसमें भी कुछ शर्तें हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझसे कोई अपराध हुआ और एक ऐसा अपराध हुआ जिससे पुलिस मुझे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, तो हम पहले से ही जाकर कैसे जमानत ले सकते हैं। मतलब कोई व्यक्ति जिसने अपराध किया और उसको अगर अंदेशा हो जाए कि हाँ मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है बिना वारंट के या वारंट के भी, तो वो व्यक्ति अपनी जमानत कैसे ले सकता है। तो सेक्शन 438 कहता है जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण हो कि उसे किसी अजमानती अपराध के किए जाने का अभियोग में गिरफ्तार किया जाए, वह इस धारा का अधीन निर्देश उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय जाकर आवेदन कर सकता है। वो व्यक्ति उच्च न्यायालय तथा सेशन न्यायालय जाकर आवेदन कर सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए, उसकी जमानत पर छोड़ दिया जाए। उच्च न्यायालय अन्य बातों के साथ निम्नलिखित बातों पर भी यह ध्यान रखेगी। अभियोग की प्रकृति और गंभीरता, जो उसने किया है और जिसके लिए उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, उसका नेचर क्या है और उसकी गंभीरता क्या अपराध की। आवेदक के पूर्ववर्ती इसमें यह तथ्य यह भी है कि क्या उसने किसी संज्ञेय अपराध की बाबत किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पहले सजा भुगती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो व्यक्ति किसी और दोष की वजह से सजा भुगत तो नहीं चुका है। अगर सजा भुगत चुका होगा तो यहां पर थोड़ा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हो जाएगा और फिर न्यायालय को सोचना पड़ेगा। न्याय से भागने की आवेदक की संभावना हो, जहां आवेदक द्वारा इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचने या अपमान करने के उद्देश्य से अभियोग लाया गया हो। ठीक है, किसी की क्षति या किसी का अपमान करने के उद्देश्य से लाया गया, तो वहां पर ऐसा व्यक्ति जिसे यह आशंका हो कि वो गिरफ्तार हो सकता है, वो अपनी जमानत उच्च न्यायालय तथा सेशन न्यायालय से करा सकता है। लेकिन इन सब बातों को उसको ध्यान रखना होगा जो न्यायालय उसको देखेगी, विचार विमर्श करेगी। अब शर्त यह है कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित या उपलब्ध होगा। भाई अगर मान लो कोई व्यक्ति जिसको पता है कि वो गिरफ्तार हो सकता है, अब उसने जाके उच्च न्यायालय सेशन न्यायालय जाके जमानत ले ली, वो तो घूमता रहेगा, तो पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। तो न्यायालय यह भी आदेश देती है कि अगर आपको पुलिस बुलाती है, आपकी जमानत हो गई है, अगर आपको पुलिस क्वेश्चन करने के लिए बुलाती है तो आपको हाजिर होना होगा। अगर आप हाजिर नहीं होते हैं तो आपकी जमानत कैंसिल कर दी जाएगी। यह शर्त कि वह व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत है। किसी व्यक्ति को न्यायालय किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के मानने के वास्ते प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा। तो पुलिस वाला उसको कोई धमकी नहीं दे सकता है। अब अगर इसको हम थोड़ा डिटेल में समझे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो मर्डर कर देता है, ठीक, मर्डर करके भाग जाता है। अब वो व्यक्ति जानता है कि मैं 2 से 3 या 4-5 घंटे के अंदर या आज पूरे दिन या पूरी रात के अंदर 1 या 2 दिन में मैं पकड़ा जाऊंगा ही जाऊंगा 100%। और जब मैं पकड़ा जाऊंगा तो पुलिस मेरे साथ मारपीट कर सकती है। ठीक, तो वो व्यक्ति क्या करे, वो व्यक्ति सीधा जाके न्यायालय जाए, न्यायालय के सामने हाजिर हो जाए और ये बताए कि महोदय या न्यायाधीश महोदय, मैंने ये किस्म का अपराध किया है, मुझे जमानत दी जाए। ठीक है, अगर पुलिस मुझे बुलाती है तो मैं उसके उत्तर देने के लिए जाऊंगा, लेकिन मुझे जमानत दी जाए, मैंने ये अपराध किया और मैं ये कबूल करता हूं। ठीक है, कार्रवाई चलती रहेगी और वो अपराध उसने किस इंटेंशन से किया है, गलती से हुआ है, प्राइवेट डिफेंस से हुआ है, इसके लिए उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा ताकि वो अपने साक्ष्यों को इकट्ठा करे कि सच में उसका आशय था कि या उसने गलती से ये कोई काम किया है। तब उसको पुलिस मारपीट नहीं करेगी, उससे क्वेश्चन आंसर करने के लिए उसको बुला सकती है, लेकिन उसको कोई धमकी नहीं दे सकती है, उसको मारपीट नहीं सकती है। ठीक, अब इसमें अगर हम बात करें सीआरपीसी के सेक्शन 439 की, तो जमानत के बारे में उच्च न्यायालय सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियां। भाई अगर कोई व्यक्ति जिसको यह संदेह है कि वो गिरफ्तार हो सकता है तो वो उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में जाएगा। लेकिन उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय की शक्तियां क्या हैं कि जो उसको जमानत दे सकती हैं। ठीक, तो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पर किसी अपराध का अभियोग है, जो अभिरक्षा में है, जमानत पर छोड़ दिया जाए। यदि अपराध धारा 437 की उपधारा 3 वे विनिर्दिष्ट प्रकार का है तो ऐसी कोई शर्त जिसमें उपधारा का वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे उसे अधिरोपित कर सकता है। किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के समय मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित कोई शर्त अपास्त या उपरंत कर दी जाए। जैसे जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले जब जमानत मिल जाती है या
जब कोई व्यक्ति जमानत लेता है उसकी, या बॉन्ड ऑर्डर भरता है, बॉन्ड पेपर भरता है, तो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय उसको यह आदेश देता है कि देखिए इन इन शर्तों के अनुसार आपको जमानत दी जा रही है। अगर कोई भी पूछताछ के लिए पुलिस अगर बुलाती है तो आपको वहां पर हाजिर होना पड़ेगा। आप अपने क्षेत्र को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हैं। अगर आपको कोई जरूरी काम है तो उसके लिए आपको पहले न्यायालय में सूचना देनी पड़ेगी। जब हम अनुमति देंगे तभी आप जा सकते हैं, बिना बताए आप शहर छोड़ के नहीं जा सकते। ऐसा आपने कई केसों में सुना होगा। ठीक है, अब सेक्शन 439 के का में, 439 के ए में इसी के बारे में दिया है कि निम्न कई धाराएं 439 का के अंतर स्थापित करें। 439 का इस संहिता में किस चीज के होते हुए भी कोई व्यक्ति संदिग्ध होने के कारण गिरफ्तार किया जाता है या न्यायालय के समक्ष उपसंजात होता है और यह लाया जाता है किस किस संदिग्ध में। तो इसमें कई सारी धाराएं हैं जो आईपीसी के तहत लगती हैं, जिसके वो जमानत ले सकता है या उसको न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा। तो आईपीसी की धारा 120 का खा सबूत मिटाने के लिए 121 का, 122, 123, 124, 153, 302, 304, 307, 326, 333, 363, 364 अन्य कई धाराएं हैं जिसके कारण गिरफ्तार किया जाता है और न्यायालय का समक्ष लाया जाता है। ठीक, ये जो स्टेट अमेंडमेंट दिया था, ये जो राज्य संशोधन दिया था, ये दिया था पंजाब और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्रों ने, जो ये विश्वास करने का कारण रखते हुए किसी ऐसे अपराध को कृत करने का अभियोग पर गिरफ्तार किया जा सकेगा। अगर उसने आईपीसी की इन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया तो उसको जमानत नहीं मिलेगी और उसको गिरफ्तार किया ही जाएगा। अब इसी पे अगर हम एक नोट्स देखें कि कैंसिलेशन नॉट प्रॉपर, जमानत अगर सही तरीके से कैंसिल नहीं हुई, रद्द नहीं किया जा सकता। समरेंद्र नाथ भट्टाचार्य जी बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल AIR 2004 सुप्रीम कोर्ट 4207 नंबर के। जमानत का रद्दीकरण मतलब जमानत को कैसे कैंसिल किया जाएगा। जमानत रद्द की जा सकती है यदि स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया जाता है। जमानत कब रद्द की जा सकती है? जब उसके द्वारा दी गई शर्तों का या उसके द्वारा दी गई स्वतंत्रता का कोई दुरुपयोग करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने कोई अपराध किया या मुझे एक अंदेशा है कि मैंने जो अपराध किया है उसके लिए मुझे गिरफ्तार कर सकती है, तो जब मैंने जमानत ले ली उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय से, तो मैंने क्या किया, मैंने न्यायालय को बिना बताए मैं दूसरे शहर चला गया, मैं घूम रहा हूं। कई सारी कंडीशन होती है इसमें, आपको 9 बजे के बाद आप नहीं घूम सकते हैं, 2 4 5 लोगों के साथ नहीं रह सकते, आपको घर में ही रहना पड़ेगा, जरूरी काम के लिए आपको निकलना पड़ेगा। मैंने अगर इन सारी शर्तों को अगर नहीं माना है, अगर इनका पालन नहीं किया है न्यायालय के निर्देशानुसार, तो मेरी जमानत का रद्दीकरण हो सकता है, मेरा जमानत कैंसिल हो सकता है और मुझे ऑन द स्पॉट वहीं से गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता है। अगर मैं जमानत जो मैंने ली है उनकी दी गई शर्तों का अगर पालन नहीं करता हूं तो कोर्ट मेरी जमानत रद्द कर देगा और पुलिस भारत सक्षम अधिकारी या पुलिस व्यक्ति को यह परमिशन दे देगा कि उस व्यक्ति को उठा लाओ, क्योंकि उसने ऐसा ऐसा काम किया है जो कि उनके नियमों का उल्लंघन कर रहा है। ठीक, अब अगर इसमें सीआरपीसी की धारा 440 की बात करें तो बंद पत्र की रकम और उसे घटाना, इस अध्याय के अधीन निष्पादित प्रत्येक बंद पत्र की रकम मामले के प्रतिशत सम्यक ध्यान रखकर नियत की जाएगी। अब जो बॉन्ड पेपर है उस पर व्यक्ति की क्षमता के अनुसार बॉन्ड ऑर्डर भरा जाता है। अब ऐसा नहीं कि कोई गरीब व्यक्ति जिसने कोई अपराध किया है और जिसकी महीने की इनकम अगर मान लो 5,000, 10,000, 50,000, 20,000 है और उससे कहा जाए कि तुम्हें 1 करोड़ का बॉन्ड ऑर्डर भरना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। न्यायालय अपने विवेक के अनुसार ही उससे बॉन्ड ऑर्डर भरवाती है जितना वो दे सकता है। अभियुक्त और प्रतिभुओं का बंद पत्र, बॉन्ड ऑफ एक्यूज एंड सियोरिटीज। अब बॉन्ड जो उसकी सियोरिटी लेता है, बॉन्ड जैसे आप किसी को जमानत चाहिए और जो उसकी सिक्योरिटी लेता है, जो उसकी जमानत लेता है, उसकी सियोरिटी कैसे होगी
किसी व्यक्ति के जमानत पर छोड़े जाने या अपने बंद पद पर छोड़े जाने के पूर्व उस व्यक्ति द्वारा जब वह जमानत पर छोड़ा जाता है तब यह एक या अधिक पर्याप्त प्रतिभूओं द्वारा इतनी धनराशि के लिए जितनी यथास्थिति पुलिस अधिकारी या न्यायालय पर्याप्त समझे, जो न्यायालय और पुलिस अधिकारी पर्याप्त समझे वो उसको बॉन्ड ऑर्डर भरेगी। इस शर्त का बॉन्ड ऑर्डर निष्पादित किया जाएगा, मतलब ये चीज ऑर्डर में लाई जाएगी। ऐसा व्यक्ति बंद पद में वर्णित समय और स्थान पर उपस्थित होगा, जब वो उसी समय पर होगा जब यथास्थिति पुलिस अधिकारी या न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार बराबर उपस्थित होता रहेगा। जब जब उसको बुलाया जाएगा, जो वो बॉन्ड ऑर्डर भरता है, जब जब उसको बुलाया जाएगा तब तक उसको हाजिर होना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, उम्मीद करते हैं कि आपने यहां तक देखा होगा। और यहां पर आज हमने बॉन्ड ऑर्डर और बेल की बात करी है, जिसमें हमने 436 से लेकर 441 तक की बात कर चुके हैं। इसके अगले वीडियो में हम 441 से 450 तक की बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर जरूर करिए, घर पे बने रहिए और वीडियो को एंजॉय करिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। अगर कोई गलती हो जाती है तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। वैसे जो मैंने किताब से पढ़ा है उसी को मैं जितना मुझे आता है, जितना मैं कोशिश कर सकता हूँ, सारी एनालिसिस करने के बाद ही आपको सही चीज़ बताता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।